नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रॉपर्टी जंक्शन। शहरी भारत का रियल एस्टेट अब एक नए मोड़ पर है। नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में स्टूडियो अपार्टमेंट्स की डिमांड जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। स्टूडियो अपार्टमेंट्स मतलब सिंगल रूम और अटैच वॉशरूम किचन के साथ 250 से 500 स्क्वायर फीट के छोटे घर जो अब युवाओं और प्रोफेशनल्स की पहली पसंद बन रहे हैं। कम दाम, कम झंझट और रेंटल इनकम की संभावना इसे और भी अट्रैक्टिव बना रही है। लेकिन सवाल है, क्या स्टूडियो अपार्टमेंट निवेश के लिहाज से सही ऑप्शन है या नहीं है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे और भी कई सारे सवाल होंगे। तो पहले देख लेते हैं कि ऑन द शो में क्या क्या है। क्यों बढ़ रही है स्टूडियो अपार्टमेंट्स की डिमांड? आखिर 250 से 500 स्क्वायर फीट के छोटी सी जगह है, लेकिन इनकी डिमांड जो है वो लगातार बढ़ रही है, तो उस पर जानेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि स्टूडियो अपार्टमेंट में रेंटल इनकम का कितना स्कोप है, कितनी डिमांड इसकी बढ़ रही है, रेंटल इनकम मिलेगी तो कितनी मिलेगी, स्टूडियो अपार्टमेंट किन निवेशकों के लिए बेहतर है। निवेशक जो ढूंढ रहे हैं स्टूडियो अपार्टमेंट, उनको पहले जानना ज़रूरी है कि उनके लिए ये मुफीद है कि नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे स्टूडियो अपार्टमेंट में रीसेल की चुनौतियाँ कितनी है। दाम तो सुनते हैं कि बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब हम लोग रीसेल के लिए जाते हैं तो उनमें प्राइस कितनी मिलेगी ये भी जानेंगे। और अफोर्डेबल हाउसिंग या स्टूडियो होम्स क्या बेहतर है इन दोनों में, ये भी हम लोग आज पता करने की कोशिश करेंगे। इन सभी सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले जानते हैं शुभम गुप्ता की कहानी, जिन्होंने नोएडा में एक स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदा और उन्हें उससे बढ़िया रिटर्न और रेंटल इनकम भी मिल रही है। चलिए जानते हैं उसके बारे में। नोएडा के एक आईटी प्रोफेशनल शुभम गुप्ता ने 2021 में 400 स्क्वायर फीट का स्टूडियो अपार्टमेंट 35 लाख रुपए में खरीदा। ऑफिस से नजदीकी और बेसिक इंटीरियर होने की वजह से उन्होंने इसे तुरंत किराए पर 20,000 रुपए प्रति माह पर दे दिया। 3 साल में इस अपार्टमेंट की कीमत 65 लाख रुपए तक पहुंच गई और किराया भी 35,000 रुपए हो गया। यानी उन्हें हर महीने अच्छा कैश फ्लो और प्रॉपर्टी वैल्यू दोनों में ग्रोथ मिली। ये उदाहरण दिखाता है कि सही लोकेशन पर स्टूडियो अपार्टमेंट निवेशकों को डबल फायदा दे सकते हैं। तो शुभम गुप्ता को तो फायदा मिल गया है, लेकिन बाकी जो लोग हैं, बाकी निवेशक जो हैं, उनको फायदा मिल सकता है। आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं रियल एस्टेट एक्सपर्ट और मोर्स के सीईओ मोहित मित्तल, जो रियल एस्टेट के बदलते ट्रेंड्स पर रोशनी डालेंगे। सर, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक जी। सर, पहला सवाल यही है कि शहरी भारत में स्टूडियो अपार्टमेंट्स का ट्रेंड बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है, ये पहला सवाल रहेगा। उसके बाद क्या ये बदलती लाइफस्टाइल और नौकरी पेशा युवाओं की ज़रूरतों से जुड़ा हुआ है? देखिए, सच्चाई यही है, ट्रेंड इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज बदलती लाइफस्टाइल है लोगों की, और शहर के अंदर जो माइग्रेंट्स और जो बाहर के लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, स्पेशली आईटी एंड कॉर्पोरेट्स के अंदर, और स्टूडियो अपार्टमेंट के साइजेस बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं। इसी वजह से काफी ज्यादा डिमांड पर है। फाइनेंशियल भी प्रैक्टिकल है। फाइनेंशियल देखा, आपको बताइए प्रॉपर्टी प्राइसेस कितने बढ़ चुके हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज में, चाहे वो दिल्ली हो, बेंगलुरु हो, मुंबई हो, कहीं भी हो। इसकी वजह से काफी डिमांड पर है स्टूडियो अपार्टमेंट्स। जी बिल्कुल सर, सही बताया आपने। लेकिन सर, दूसरे अगर नॉन मेट्रो शहरों की तुलना हम लोग करें तो उसमें अगर मेट्रो शहरों की बात आती है, जैसे कि नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहर हो गए, तो वहाँ पर स्टूडियो अपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा डिमांड क्यों है? क्या ये आईटी सेक्टर और कॉर्पोरेट जॉब्स की ही वजह है या कुछ और इसमें बात निकल कर सामने आती है? देखिए, आईटी एंड कॉर्पोरेट हब तो काफी ज्यादा इसमें जरूरतमंद के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सेसिबल। आज की डेट में आपको बताया, जो बाहर से लोग आते हैं उनको ऑफिस के पास ही एक स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाता है, वो ज्यादा एक्सेसिबल है उनके लिए। लोग ट्रेवल करना नहीं चाहते 2 घंटे 3 घंटे, स्पेशली गुरुग्राम जैसी जगह में जहां पर ट्रेवलिंग टाइम 10 किलोमीटर के लिए आपको 1-1 घंटा 2-2 घंटा ट्रेवल करना पड़ता है। इसके अलावा जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं वो चाहते हैं जॉब के साथ वहीं पर घर हो जाए, ताकि उनको टाइम ज्यादा मिले अपने घर वालों से बात करने के लिए या पार्टी करने के लिए या अपने सोशल लाइफ को एंजॉय करने के लिए। जी बिल्कुल सर, ये बात तो बिल्कुल आपने सही बोली है कि जो दूर रहते हैं उनके लिए ट्रैवल टाइम एक तरह से घट जाता है स्टूडियो अपार्टमेंट की वजह से। प्लस ये रहता है कि छोटी सी स्पेस होती है तो वहाँ पर ईजिली एक्सेसिबल होता है, लोग जा सकते हैं और अपनों से भी मिल सकते हैं। लेकिन सर, आकार में छोटे घरों का मतलब क्या सिर्फ लागत कम होना या फिर इनके मेंटेनेंस और रहने के खर्च भी कम हो जाते हैं? देखिए, आकार में छोटे घर का मतलब है मेंटेनेंस ऑब्वियसली बात है कम हो जाता है, बिकॉज इन आकार के छोटे साइज स्टूडियो अपार्टमेंट साइजेस होते हैं वो 400 फुट से लेके 700 फुट 1000 फुट के स्टूडियो अपार्टमेंट होते हैं। ऑब्वियसली बात है, जो छोटे अपार्टमेंट हो गए तो मेंटेनेंस सस्ता होगा, प्लस
जो अंदर की मेंटेनेंस भी होती है वो भी सस्ते पड़ते हैं। मतलब अगर हाउसमेट भी कोई रखता है या कोई कुक रखता है, कुछ भी रखता है, उसकी मेंटेनेंस कम होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक ही बाथरूम होगा, उसके अंदर एक ही वॉशरूम का मेंटेनेंस होगा। उसके अलावा ये छोटे साइज का अगर होगा तो मेंटेनेंस बिल कम आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगी। तो ये और लाइफ सिंप्लीफाइड हो जाती है उसके अंदर। लाइफ सिंप्लीफाइड हो जाती है और छोटी सी स्पेस में सारी चीज़ें एक तरह से मिल जाती हैं। Yes. तो उसमें कहीं ना कहीं मेंटेनेंस भी आपका कम होता है और रहने के खर्च भी जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो इस वजह से भी उसकी डिमांड रहती है, जैसे कि सर बोल रहे हैं। सर, क्या स्टूडियो अपार्टमेंट्स पहली बार खरीदने वालों और बैचलर्स के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है, सबसे मुफीद ऑप्शन है, या फिर अफोर्डेबल हाउस अगर मान लें या फिर फ्लैट्स हम लोग मान लें तो वो ज़्यादा सही रहते हैं उनके लिए? देखिए, अगर हम बात करें मेट्रो सिटीज की, मुंबई की, क्या दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गुरुग्राम, जो भी आईटी है, कॉर्पोरेट हब्स है, वहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग की सेगमेंट की प्रॉपर्टीज पिछले 3-4 साल से आ ही नहीं रही है। एक्चुअली रीजन क्या है, हर एक डेवलपर के अलावा आज की डेट में जो अथॉरिटीज भी है वो भी पैसे बनाने की स्कीम बना ली है। वो भी ऑप्शन करती है लैंड और महंगे प्राइसेस में लैंड बेचती है। तो उसकी वजह से होता क्या है, प्राइसेस, ऑब्वियसली बात है कि बिल्डर लॉन्च ही नहीं कर पाता 30-40 लाख का 2 BHK अपार्टमेंट। ये अगर हम 15 साल पहले, 10 साल पहले देखते थे तो 2 BHK 15 लाख का भी आता था, लेकिन आजकल 2 BHK ही 1.25 करोड़, 2 करोड़ के आते हैं। अगर शहरों में लोगे तो, शहरों के बाहर लोगे तब भी वो 50 लाख के नीचे नहीं आएगा। तो इसलिए अफोर्डेबिलिटी के मामले में स्टूडियो अपार्टमेंट ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन है उनके लिए। सर, लेकिन इसमें ये भी सवाल है कि अगर स्टूडियो अपार्टमेंट की जैसे प्राइसिंग भी अगर देख लें, हम लोग अभी बात भी कर रहे थे कि जो बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उनके प्राइस तो काफ़ी हाई होते हैं, तो और वो ज़्यादा सही भी होते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है ना कि अगर स्टूडियो अपार्टमेंट में अगर इतने रियल एस्टेट वाले जो 60-65 लाख रुपए के अगर दे रहे हैं, तो उनके कंपैरिजन में 2 BHK और 3 BHK अगर हम लोग देखेंगे तो कंपेरेटिवली तो फिर 2 BHK और 3 BHK ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, पहली चीज है कि आपका डिपेंड करता है, आपको निवेश करना इन्वेस्टमेंट पॉइंट से देख रहे हो, एंड यूज पॉइंट से देख रहे हो। जी। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट से देख रहे हो तो आपको रेंटल यार्ड स्टूडियो अपार्टमेंट का ज्यादा आएगा कंपेयर टू 2-3 BHK। उसका रीजन है, जी। स्टूडियो अपार्टमेंट लोग प्रेफर इसलिए करते हैं बिकॉज वो कॉम्पैक्ट होता है, मेंटेनेंस कम होती है, थर्ड वो फुल्ली फर्निश्ड होते हैं। तो लोगों को सिर्फ कपड़े लेके आने पड़ते हैं अपने, और वो प्लग एंड मूव वाली चीजें हैं, तो लोगों के लिए बहुत आसान चीजें हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई आईटी में है, आपको पता है आईटी के अंदर जनरली जॉब चेंजेस ज्यादा होती है एक शहर से दूसरे शहर, तो उनके लिए बहुत आसान होता है स्टूडियो अपार्टमेंट में जाना, ताकि वो बस अपने कपड़े लेके आए और उसके अंदर स्विच कर दे उसके अंदर। कपड़े लेके आएँ और वहाँ पर बिल्कुल सेटल हो जाएं, ये कहना है। और रेंटल इनकम भी अच्छी होती है, मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होता है, तो फिर ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि स्टूडियो अपार्टमेंट को थोड़ा सा स्पेशल बनाते हैं। एक और सर, चीज अभिषेक, जी जी 2 BHK 3 BHK की हम बात जब करते हैं, 2-3 BHK सोसाइटीज, रेसिडेंशियल सोसाइटीज के अंदर होती है। जी। आपको पता है काफी RW के रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, इससे बैचलर्स और प्रोफेशनल्स वो प्रेफर भी नहीं करते हैं कि वहां जाना। उसका रीजन है, अगर वो जाते हैं तो उनके इतने रिस्ट्रिक्शंस, इतनी ज्यादा पाबंदी है कि वो आदमी अपने लाइफ को इंडिपेंडेंस एंजॉय नहीं कर पाता, फ्रीडम एंजॉय नहीं कर पाता। प्लस उनको ऑब्वियसली बात है कि आज के युवाओं को प्राइवेसी ज्यादा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्राइवेसी तो चाहिए, तो उसके लिहाज से भी अगर देखा जाए तो फिर ये मुफीद हो सकता है। सर, अगर अब एक बार ज़रा रेंटल इनकम की भी बात कर लेते हैं, तो निवेशकों के लिए अगर स्टूडियो अपार्टमेंट्स की रेंटल यील्ड कितनी सर अट्रैक्टिव हो सकती है? क्या ये ट्रेडिशनल 2 BHK और 3 BHK अपार्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न देती है? देखिए, ट्रेडिशनल रेंटल अपार्टमेंट जैसे आपको 2-3-4 BHK अपार्टमेंट जो होता है वो आपको रेंटल यार्ड 2 से 3% देती है सालाना। लेकिन स्टूडियो अपार्टमेंट की सबसे खास बात क्या है, अगर आपने कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट लिया, स्टूडियो अपार्टमेंट भी 3-4 तरह के होते हैं। एक होता है रेसिडेंशियल स्टूडियो अपार्टमेंट, एक होता है रेसिडेंशियल 1 BHK अपार्टमेंट, और दूसरा होता है कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट, कमर्शियल सर्विस अपार्टमेंट और कमर्शियल होटल अपार्टमेंट। तो जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आपने कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट अगर लिया, आपने कमर्शियल सर्विस अपार्टमेंट लिया, वो आपका पर डे में चढ़ता है। जैसे एयरबीएनबी के अंदर आप पर डे में भी आप किराए में दे सकते हो, जो कि 3 से 4 हजार रुपए किराया पर डे में आता है आपको। तो इसलिए ऑब्वियसली बात है कि रेंटल आपको स्टूडियो अपार्टमेंट आपको सालाना 7 से 8% मिनिमम देता ही देता है। कॉर्पोरेट अगर जहां पर है, जैसे एग्जांपल नोएडा, गुरुग्राम, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई जैसे शहरों में। बिल्कुल, बड़े जो मेट्रो शहर हैं वहाँ पर तो यहाँ पर रेंटल इनकम काफ़ी अच्छी हो सकती है। पर डे के लिहाज से यहाँ पर काफ़ी अच्छा रेंट आपको मिल सकता है कंपेयर टू 1 BHK या 2 BHK अपार्टमेंट्स। सर, अगर दूसरी बात करें हम लोग, तो क्या स्टूडियो अपार्टमेंट्स में निवेश करने से रीसेल वैल्यू जो होती है और लिक्विडिटी का रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी इन्हें बेचना या ट्रांसफ़र करना मुश्किल हो सकता है? देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें रेंटल यार्ड 7 से 8% का आ रहा है, उसमें कभी भी बेचने में दिक्कत नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती। जो प्रॉपर्टी में रेंटल यार्ड नहीं आ रही है, या प्रॉपर्टी की लोकेशन अनएक्सेसिबल है,
या प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस अच्छी नहीं है, वहीं दिक्कत आएगी। अगर आपने अच्छे ब्रांड का लिया, अच्छी लोकेशन पर लिया, और जहां पर निवेशक इन्वेस्टमेंट करके जहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की बात करें, नोएडा जहां यमुना एक्सप्रेस पे आ रहा है, ऑब्वियसली बात है आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे रिटर्न आपको 10 से 15 साल में जो रिटर्न देके जाएगा, वो रिटर्न किसी भी प्रॉपर्टी में देके नहीं जाएगा। उसके रीजन है, जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर वहां हाईवेज हो, एक्सप्रेसवेज हो, एयरपोर्ट हो, फिल्म सिटी हो, जो भी वहां निवेश आ रहा है वो बहुत बड़े पैमानों पर आ रहा है। लेकिन आपने फॉर एग्जांपल टाइमिंग की बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर आपने गलत टाइमिंग में प्रॉपर्टी परचेस किया, गलत रेट में प्रॉपर्टी परचेस किया, तो ऑब्वियसली बात है रीसेल तो हर जगह दिक्कत आएगी आपको। बिल्कुल, गलत टाइम पे अगर आपने प्रॉपर्टी ली है और गलत टाइम पे अगर बेचना चाहेंगे तो फिर आपकी जो प्रॉपर्टी की जो रीसेल वैल्यू है वो शायद इतनी अच्छी ना मिले। लेकिन एक तरह से जैसे कि मोहित सर का कहना है कि रीसेल में जो है वो स्टूडियो अपार्टमेंट काफ़ी अच्छी वैल्यू दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस, कहाँ आपने ली रखी है उसकी और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रहा है। सर आपके पास वापस आते हैं। ऐसे पहले हम लोग ये बता देते हैं कि दर्शक हमारे साथ यहाँ पर कैसे जुड़ सकते हैं। अगर वो अपने सवाल हम लोग से पूछना चाहते हैं तो फिर हम आपको बताते हैं कि आप अपने सवाल हमें कैसे भेज सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है 9354027995, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। यहाँ पर आपको कैपिटल PROP यानी कि ROP जो रहेगा वो स्मॉल में रहेगा, यहाँ पर लिखकर अपने सवाल आप टाइप करें और हमें भेज सकते हैं। उसके अलावा आप यूट्यूब, फेसबुक पे भी हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन पे जाके अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों को अपने शो में शामिल करेंगे। सर कई सारे लोगों के सवाल भी आ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग उनके सवाल भी जरा ले लेते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल जो आया है वो है नोएडा के रितेश बंसल जी का। ये कह रहे हैं कि क्या स्टूडियो अपार्टमेंट पहली बार निवेश करने वालों के लिए सही है? जी सर। हाँ, पहली बार इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए सही है, क्योंकि एंट्री कॉस्ट कम है और रिस्क मैनेजेबल है और डिमांड ज्यादा है। रिस्क कम है और डिमांड ज़्यादा है, इसलिए पहली बार लेने वालों के लिए ये मौका हो सकता है कि आप पहली बार निवेशक हैं तो आप ले सकते हैं। सर अगला सवाल यहाँ पर मुंबई से प्रिया वाघमारे हैं। ये कह रही हैं कि क्या इनका रेंटल इनकम फिक्स्ड रहता है कंपेयर टू, मेरे ख्याल से शायद इनका सवाल यही है कि अलग दूसरे अगर 1 BHK या 2 BHK से कंपेयर करें तो इसका जो रेंटल इनकम रहता है वो क्या फिक्स रहता है? देखिए, रेंटल इनकम इनमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं मिलती है। अगर आप फॉर एग्जांपल बात करते हैं, अगर हम नोएडा के अंदर स्टूडियो अपार्टमेंट परचेज करते हो, डिपेंड करता है लोकेशन कहां पर है, एक्सेसिबल कहां पर है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा आपको पहले भी, रेंटल इनकम जहां 5 से 7% रेंटल यार्ड आता है तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी कॉस्ट बढ़ती है, और जैसे प्रॉपर्टी कॉस्ट बढ़ती है आपकी रेंटल यार्ड बढ़ेगी। उसका रीजन है मेट्रो सिटीज के अंदर लैंड की कमी होने की वजह से, बिकॉज लोकेशन पर आपको सेम लोकेशन पर प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, आपका ऑफिस दफ्तर वहीं रहता है, 20 से 25 साल वहीं रहता है, तो बाय डिफॉल्ट रेंटल इनकम स्टडी नहीं रहेगी, बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है। बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट लेते हैं तो कहीं ना कहीं जाके आगे वो एप्रिशिएट होगा ही, तो ये फ़ायदे का सौदा एक तरह से हो सकता है, जैसे कि मोहित जी कह रहे हैं। सर बेंगलुरु से भी एक हमारे दर्शक जुड़े हैं, वो कहते हैं, अमित शर्मा इनका नाम है, और वो कहते हैं कि क्या फ्यूचर में इनकी रीसेल वैल्यू बड़ी प्रॉपर्टी जितनी होगी? शायद ये जो सवाल है ये पहले वाले सवाल से सवाल थोड़ा सा अमित शर्मा जी का सवाल बहुत अच्छा सवाल है जी। इसमें ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आप किस प्राइस ब्रैकेट में एंटर करते हो। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने। 2, 3, 4 BHK अपार्टमेंट के कंपेयर में इसका जो रीसेल वैल्यू होगा वो इतना नहीं बढ़ेगा जितना प्रॉपर्टी 2, 3, 4 BHK की बढ़ती है। जी ओके, मतलब जो 2, 3 BHK जो अपार्टमेंट्स जो होते हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम एप्रिसिएशन होगा, लेकिन एप्रिसिएशन जो है वो होकर ही रहेगा। मिलेगा भी। चलिए मोहित सर से अपनी चर्चा हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं अपनी सहयोगी दिव्या चतुर्वेदी के पास। दिव्या हमें बताएंगे कि बड़े शहरों में स्टूडियो अपार्टमेंट्स में क्या क्या कीमतें हैं और उनकी क्या क्या किराए उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ओवर टू यू दिव्या। जी अभिषेक जी, बिल्कुल। चलिए आप सबको बताते हैं, जब बात हो रही है स्टूडियो अपार्टमेंट्स की तो कितनी कीमत उनकी जो प्रमुख शहर हैं, मेट्रो सिटीज हैं, अर्बन एरियाज हैं, वहां पर चल रही है। स्टूडियो अपार्टमेंट आपको कितने का मिल सकता है, कितने का पड़ सकता है? देखिए सबसे पहले बात करें अगर नोएडा की, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, नोएडा में स्टूडियो अपार्टमेंट की क्या कीमत है देखिए, जैसा कि आपके सामने है। सिटी नोएडा प्राइम सेंटर लोकेशन, प्राइस कितना है 13,000 से लेकर 20,000 स्क्वायर फीट पर प्राइस, मतलब 13,000 पर स्क्वायर फीट या फिर 20,000 पर स्क्वायर फीट तक, इसके बीच में, इस रेंज के बीच में आपको नोएडा में स्टूडियो अपार्टमेंट मिलने
की उम्मीद है मिल सकता है। गुरुग्राम की बात करें अगर, नोएडा के ही थोड़ा करीब है, ये दिल्ली से लगता हुआ इलाका है। बात करें इसकी तो यहाँ पर कितना है, प्राइम लोकेशन में अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट लेने जाएंगे तो आपको 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक जो है स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाएगा। स्लाइट इंक्रीज है, देखिए प्राइस में थोड़ी सी कीमत बढ़ती हुई नजर आई है। वहीं अगर बेंगलुरु की बात करें, महंगा शहर ये भी माना जाता है, यहाँ पर देखिए प्राइम लोकेशन जो है वहां पर स्टूडियो अपार्टमेंट कितने का मिलेगा, तो बेंगलुरु में 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की कीमत जो है स्टूडियो अपार्टमेंट्स की चल रही है। तो इस रेंज के बीच में आपको वहां पर अपार्टमेंट मिल सकते हैं। पुणे की बात करें तो पुणे में मुंबई से लगता हुआ शहर है पुणे, वहां पर कितनी कीमत है प्राइम लोकेशंस पर स्टूडियो अपार्टमेंट्स की, 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक मिल जाएगा आपको स्टूडियो अपार्टमेंट में। हैदराबाद की बात करें, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी की डिमांड जो है काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्टूडियो अपार्टमेंट आपको कितने का मिल सकता है, तो हैदराबाद की किसी भी प्राइम लोकेशन में आपको स्टूडियो अपार्टमेंट जो है 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेंज में मिल सकता है। इसके अलावा चलिए, फ्लैट तो आपने ले लिया, अपार्टमेंट आपने ले लिया, रेंटल इनकम कितनी उसकी हो सकती है ये भी जान लेते हैं। कितना किराया किसी भी स्टूडियो अपार्टमेंट से आ सकता है ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। देखिए आपके सामने एक बार फिर से प्रमुख शहरों में स्टूडियो अपार्टमेंट का किराया कितना है, स्टूडियो या फिर 1 रूम किचन सेट जिसको बोला जाता है। नोएडा की बात करें सबसे पहले 20,000 रुपये पर मंथ से लेकर 60,000 रुपये पर मंथ किराया जो है इसमें आ सकता है, आपको इतनी इनकम रेंटल इनकम हो सकती है। वहीं गुरुग्राम की बात करें, दिल्ली एनसीआर से लगता हुआ शहर, 40,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक एक छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट से किराया पर मंथ इतना आ सकता है। बेंगलुरु की बात करें, बेंगलुरु में कितना किराया आप ले सकते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट से, तो 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का पर मंथ रेंट आपको आपके स्टूडियो अपार्टमेंट से मिल सकता है। पुणे की बात करें, पुणे में 20,000 रुपये पर मंथ से लेकर 40,000 रुपये पर मंथ, इस बीच में, इस रेंज के बीच में आपको अपने स्टूडियो अपार्टमेंट से किराया मिल सकता है। यानी कि अगर आपने स्टूडियो अपार्टमेंट में इन्वेस्ट किया है तो इतना रेंटल इनकम आप इससे कमा सकते हैं। हैदराबाद की अगर बात करें, हैदराबाद में 20,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक जो है किराया आपको आपके स्टूडियो अपार्टमेंट से मिल सकता है। इतना किराया पर मंथ आपको आपका स्टूडियो अपार्टमेंट निकाल कर दे सकता है प्रमुख शहरों में, मेट्रो सिटीज में। तो ये हमने आपको डेटा बताया। अगर आप लेने जा रहे हैं स्टूडियो अपार्टमेंट तो कितने की कीमत चल रही है, और अगर आप रेंट जानना चाहते हैं कितना मिल सकता है तो वो इतना रेंट आपको इन शहरों में प्राइम लोकेशंस पर मिल सकता है। थैंक यू दिव्या, इन तमाम जानकारी के लिए आपने बड़े अच्छे से समझाया कि जो टियर 1 शहर हैं जहां पर आप अगर उसके लिए जाते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए जाते हैं, तो कितनी कीमत पर आपको ये मिल सकता है और साथ में आपकी रेंटल इनकम इसमें क्या हो सकती है। और जितना मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, स्टार्टिंग रेंज जो है वो 60 लाख रुपए से है और ये करीब करीब 1 करोड़ से ऊपर भी जाती है। सर वापस आते हैं आपके पास। सर जैसे दिव्या ने बताया कि टियर 1 शहरों में किराया जो है वो बढ़िया मिल रहा है, लेकिन क्या कोई स्कोप है टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्टूडियो अपार्टमेंट्स के लिए? देखिए, टियर 1 का रीजन मैं आपको अगेन बताता हूँ, जो माइग्रेंट्स आते हैं बाहर से स्पेशली, एंड जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं काफी यंग एज के होते हैं, 20 से 30 साल की एज के होते हैं। प्लस टियर 1 सिटीज के अंदर आपको यूनिवर्सिटी ज्यादा मिलती है, इसकी वजह से यहाँ डिमांड ज्यादा होती है। लेकिन हम टियर 2 सिटीज की जहां बात करते हैं, जैसे एग्जांपल लखनऊ शहर की बात करते हैं, लखनऊ शहर में अब आईटी सिटी डेवलप होना स्टार्ट हुआ है, जैसे एचसीएल अभी आ गया, वैसे सेम आपका वाइजैग हो गया, आपका रायपुर हो गया, आपका जो डिफरेंट टूर, जयपुर हो गया आपका, वहां पे डिमांड बढ़ रही है। लेकिन जो रेट आप जैसे बताया उन्होंने, ये रेट नोएडा का जो रेट आज के रेट में देख रहे हो आप, सेम रेट ये आने वाले वक्त में उन शहरों का भी होगा। लेकिन हाँ, अगर आपको निवेश करना है आज के रेट में तो इन सिटीज पर निवेश कीजिए। पुणे हो गया, आईटी सेक्टर है हिंजेवाड़ी, हैदराबाद हो गया, फ्यूचरिस्टिक सिटी है आपका, वहां पर फ्यूचर सिटी, वहां इन्वेस्टमेंट कीजिए आप। गुरुग्राम के अंदर साइबर सिटी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। सेम नोएडा के अंदर आप बात करें तो नोएडा एक्सप्रेसवे में इन्वेस्टमेंट कीजिए या यमुना एक्सप्रेसवे में इन्वेस्टमेंट कीजिए। जहां जहां कॉर्पोरेट आईटी प्लस यूनिवर्सिटीज है वहां बाय डिफॉल्ट डिमांड रहेगी और रेट बढ़ेंगे। जब रेंटल प्रॉपर्टी की हाई होती है तो बाय डिफॉल्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की रेट बढ़ जाते हैं। तो मेरा मानना है स्टूडियो अपार्टमेंट जो फर्स्ट टाइम होम बायर हो या कोई निवेश करने के लिए चाह रहा है, जिसका बजट नहीं बन पा रहा है, उसको निवेश करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आज नोएडा के अंदर आप 2 BHK अपार्टमेंट खरीदना जा रहे हो तो लगभग आपको 2 करोड़ का पड़ रहा है। 2 करोड़ से सस्ता आपको अपार्टमेंट कोई भी बिल्डर नया लॉन्च नहीं कर रहा। सेकेंडरी चीज, आज की डेट में जितने न्यू लॉन्चेस हमने देखे हैं नोएडा, गुरुग्राम, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, कहीं भी चेन्नई के अंदर, सब लग्जरी अपार्टमेंट लेके आ रहे हैं। ये ट्रेंड सा चला आ रहा है 2 साल 3 सालों से, जहां सब लग्जरी अपार्टमेंट निकालते हैं बिल्डर, 3-4 BHK 5 BHK ब्रांडेड रेसिडेंसी या लग्जरी अपार्टमेंट। आज मार्केट का ट्रेंड हो चुका है उन अपार्टमेंट के लिए, इसलिए डेवलपर भी उन्हीं को निकाल रहा है। और रेट क्या है उनका? 5 करोड़ 6 करोड़।
हमने नोएडा में पिछले 6 महीने में देखा कि प्राइसेस 10,000 से 20,000 फुट का रेट बढ़ चुका है, और सर्विस अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट का रेट भी लगभग आपका 20 से 25,000 रुपया पर स्क्वायर फीट का रेट पहुंच चुका है। और रेंटल्स की बात करूं तो रेंटल्स 3 गुना बढ़ा है। अगर नोएडा में वही स्टूडियो अपार्टमेंट अगर 5 साल पहले जाते तो आपको 5,000 से लेकर 10,000 रुपया किराया मिलता था। आज वही स्टूडियो अपार्टमेंट किराया 50,000 से लेकर 60,000 रुपया, लोएस्ट की बात करूं 20 से 30,000 नीचे आपको कोई स्टूडियो अपार्टमेंट नहीं मिलता है। निवेशकों को ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि निवेशकों को वही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पर आपको रेरा अप्रूव्ड हो, जो अथॉरिटी से अप्रूव्ड हो, ताकि लोग छोटे लालच में न जाए। जैसे आपने देखा जेवर के आसपास काफी लोगों ने प्लॉटिंग में लोगों का पैसा फंस चुका है, वैसे ही स्टूडियो अपार्टमेंट के तौर पर लोग लाल डोरा के अंदर लैंड बेचते हैं जो अथॉरिटी से अप्रूव नहीं होती है, रेरा से अप्रूव नहीं होती है, लेकिन वो 15 से 20 लाख का 1 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट के ऐड चलते हैं मार्केट के अंदर, जिसके लिए गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई करने में बहुत टाइम लगाती है गवर्नमेंट, और 15 साल बाद ही तोड़ने जाती है। इससे होता क्या है, जो जो छोटे निवेशक हैं जिनकी पूंजी की कमाई लगती है वो बाद में फंसते हैं। तो निवेशकों से ये आग्रह करूंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो और आप इन्वेस्टमेंट की जगह घर भी देख रहे हो और आपके बजट में नहीं आ रहा है, तो आप जितना डिले करोगे उतना ही रेट बढ़ेंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन, लैंड प्राइसेस वो नहीं रुकेंगे। जैसे डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बाय डिफॉल्ट कम होगा। जैसे आज की डेट में हम बात करते हैं नोएडा, गुरुग्राम के अंदर प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ तो गई है, लेकिन साथ में देखो आप लैंड की सप्लाई नहीं है। जब ऑब्वियसली बात है लैंड की सप्लाई नहीं होगी, प्रॉपर्टी न्यू लॉन्चेस नहीं आएगी, तो रेट आपके कम नहीं होंगे। अभी उदाहरण के तौर पर यूपी गवर्नमेंट ने नोएडा के लिए स्पेशल ऑफर दिया है, स्काई स्क्रैपर्स की लिमिट स्टेशन को हटा दिया है, मतलब हाइट स्टेशन नहीं रहेगी। गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल दिया है कि द डेवलपर कैन मेक एज मच हाई एज पॉसिबल। गवर्नमेंट को क्यों करना पड़ा? गवर्नमेंट को इसलिए करना पड़ा बिकॉज नोएडा के अंदर स्पेशली डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है। पिछले 2 साल के अंदर आंकड़ों की बात करूं तो गुरुग्राम से ज्यादा नोएडा में ऑफिस स्पेस ऑब्जर्व हुआ है। स्पेशली नोएडा एक्सप्रेसवे के अंदर बड़े एमएनसीज कंपनी आई है। अगर हम बात करें अमेरिकन कंपनीज की, वो भी आई है। जेपी मॉर्गन यहां पर आया है, माइक्रोसॉफ्ट यहां पर आया है, गूगल यहां पर आया है। वैसे तमाम कंपनी, एमएनसी कंपनीज नोएडा के द्वार खुल रहे हैं। उसका रीजन एक और है, जेवर एयरपोर्ट जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। सेकंड चीज, यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसी, योगी आदित्यनाथ की पॉलिसी की वजह से जो यूपी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है यूपी समिट, उसमें भी काफी निवेशकों ने इन्वेस्टमेंट किया है और इजी ऑफ डूइंग बिजनेस यूपी के अंदर पिछले 5 सालों में बढ़ा है। सेम हर शहरों के अंदर, जैसे बेंगलुरु के अंदर अभी एआई सिटी बन रहा है। अभी उनके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट की है कि वहां एआई सिटी बनेगा। सेम हर एक शहर के अंदर, जैसा पुणे, बेंगलुरु, हर एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है कि आईटी को और बूम किया जाए। क्योंकि रीजन है आईटी सेक्टर जितना बूम करेगा उतना इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा आता है, उतना टैक्स बढ़ता है, उतना कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ता है और उतना ही शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप होता है। लोगों के लिए आसानी रहती है रहने के लिए और लोगों के लिए एक्सेसिबल भी आसानी रहती है। कुल मिला के बात यह है कि आईटी सेक्टर डेवलप होगा या फिर और भी अलग अलग सेक्टर जो होंगे वो डेवलप होंगे, और वहाँ के करीब अगर स्टूडियो अपार्टमेंट्स बनते हैं तो फिर काफ़ी अच्छा रहेगा। सर मैं वैसे लखनऊ भी गया था, आईटी की आप बात ही कर रहे थे, तो वहाँ की जो आईटी सिटी है जो डेवलप हुई है वहाँ पर एचसीएल तो ऑलरेडी आ गया है, प्रॉपर्टीज़ के दाम भी वहाँ पर भी काफ़ी बढ़ गए हैं। सुल्तानपुर रोड मेरे ख्याल से कहलाती है वो, हालांकि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं लेकिन स्टूडियो अपार्टमेंट्स का मुझे कोई आइडिया है नहीं जी। शहीद पथ है, शहीद पथ भी मेन शहीद पथ के आगे सुल्तानपुर रोड जो गया हुआ है सर जी। राइट बिल्कुल सहीगा। लेकिन हाँ, वहां पर अभी भी जो आईटी सेक्टर बना था 10 से 15 साल पहले, वो अभी आज भी काफी नेग्लेक्टेबल है। अभी भी डेवलपमेंट वहां पर जितना नोएडा देख रहा है, गुरुग्राम देखा, बेंगलुरु देखा, वो डेवलपमेंट अभी लखनऊ में नहीं हुआ है। आशा करते हैं कि डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी हो वहां पर। बिल्कुल आशा करते हैं। और जैसे कि सर ने शुरुआत में बताया था कि दूसरे शहरों में भी जहाँ पर जॉब्स वगैरह आएंगी, वहाँ पर अगर आईटी हब आ रहा है या फिर दूसरे सेक्टर्स अगर आ रहे हैं तो वहाँ पर भी स्टूडियो अपार्टमेंट का स्कोप रहेगा। लेकिन हालांकि जो एप्रिसिएशन होगा, जो मेट्रो शहर हैं जैसे कि नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव हो गया, उसकी एप्रिसिएशन के मुकाबले थोड़ा कम स्पीड रहेगी, स्लो ग्रोथ रहेगी। ठीक है सर। सर अगला सवाल यह है कि बिल्डर्स इन स्टूडियो फ्लैट्स को ऑफिस जैसी प्राइम लोकेशंस पर लॉन्च कर रहे हैं, क्या ये हाई डिमांड और बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से निवेश के लिए बेहतर हैं या ओवर प्राइस हो गए हैं, थोड़ा सा ओवर हाइप्ड भी हो गया ये? देखिए आज के में डेवलपर चाह रहा है कि जो मार्केट की डिमांड है, सप्लाई जैसे मैंने कहा आपको ऑलरेडी कम है, तो स्टूडियो अपार्टमेंट चाहे तो डेवलपर उसको ऑफिस को भी स्टूडियो अपार्टमेंट बना के बेच सकता है, लेकिन रेसिडेंशियल नहीं बना सकता। वो ऑफिस स्पेस को 2, 3, 4 BHK अपार्टमेंट बदल नहीं सकता। तो आज के डेट में डेवलपरों ने क्या किया, जो भी प्राइम लोकेशन पर ऑफिस स्पेसेस है उनको एक कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट बना के बेच रहा है, बिकॉज वहां पर गवर्नमेंट का कोई
रोक टोक भी नहीं है कि आप बेच नहीं सकते हो, क्योंकि वो बिजनेस रूट के रूप में बिका जा रहा है हर शहरों के अंदर। ऑब्वियसली बात है, डिमांड बहुत ज्यादा है, रेंटल यार्ड काफी ज्यादा है, इन्वेस्टर चाहते हैं छोटी इन्वेस्टमेंट करना, और आज के में डेवलपर कोई भी 2, 3, 4 BHK अपार्टमेंट अफोर्डेबल प्राइसेस में दे नहीं पा रहा है। इसी कारणवश से आज डेवलपर स्टूडियो अपार्टमेंट प्राइम लोकेशन पर, बिकॉज जैसे मैंने कहा आपको आईटी और कॉर्पोरेट की काफी ज्यादा डिमांड है, उसकी वजह से स्टूडियो अपार्टमेंट की डिमांड है, कॉम्पैक्ट साइजेस के स्टूडियो अपार्टमेंट की डिमांड है। एक तो उनका प्राइसेस बहुत कम होती है, प्लस उनको रेडी टू यूज होती है, वो रोक टोक नहीं होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, फाइनेंशियल नहीं मैं बोलूंगा इंडिपेंडेंट फ्रीडम होता है उनको, प्राइवेसी फ्रीडम होता है उनका, प्राइवेसी भी रहती है। इन चीजों कारण की वजह से आज स्टूडियो अपार्टमेंट काफी डिमांड है, और बिल्डर इस चीज का फायदा उठा रहा है। फायदा तो नहीं बोलूंगा मैं आपको, डिमांड के हिसाब से अपना चीजों को, ऑब्वियसली बात है प्राइसेस आपको देख के लेना पड़ेगा। कई बिल्डर ऐसे भी हैं जो उसका फायदा भी उठा रहे हैं, ये भी बोलूंगा मैं आपको कि जो प्राइसेस नहीं होने चाहिए वो प्राइसेस कुछ ज्यादा ही है आज की डेट में, ओवर प्राइस हैं थोड़े से, अगर थोड़े से ओवर प्राइस, खासकर ये मेट्रो शहरों में ही, जहाँ पर आपने बताया कि कॉर्पोरेट हब आ गया है, आईटी सेक्टर्स जहाँ पर है। सर अब ये देखने में भी ये भी आया है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर बात करें तो उसकी सप्लाई जो है वो घटी है, कुछ आंकड़े कुछ मैं खबरें पढ़ रहा था। तो क्या अफोर्डेबल हाउसिंग की हिस्सेदारी घटने का सीधा फायदा स्टूडियो अपार्टमेंट्स को मिलता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल सही। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, स्टूडियो अपार्टमेंट की डिमांड इसलिए भी ज्यादा है बिकॉज अफोर्डेबल प्राइसेस में है, और आज की डेट में जितने बड़े शहरों के हम नाम ले रहे हैं, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुड़गांव, इन शहरों के अंदर अफोर्डेबल प्रॉपर्टी पिछले 2-3 साल से आ ही नहीं रही है। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज नहीं है जहां पर डेवलपर को वो बोले कि भैया आप अफोर्डेबल प्रॉपर्टी बना के ही बेचना पड़ेगा, ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है। सेकंड चीज, गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव स्कीम्स आती है वो काफी लिमिटेड आती है। अगर हम बात करें आज घरों की डिमांड इन शहरों के अंदर, एनसीआर हो क्या मेट्रो सिटीज या कॉस्मो सिटीज, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, काफी ज्यादा डिमांड है, लेकिन प्रॉपर्टीज कम है। गवर्नमेंट खुद ही 2000-3000 अपार्टमेंट निकालती है, और लोगों की बात करें आज दिल्ली एनसीआर की 4 से 5 करोड़ की आबादी है। अब वो 4-5 करोड़ की आबादी में लगभग 70% बंदों के पास घर ही नहीं है, आज वो प्रॉपर्टी अफोर्ड ही नहीं कर पा रही है। ऑब्वियसली बात है, उनके पास एक लास्ट ऑप्शन है स्टूडियो अपार्टमेंट, एटलीस्ट उनका किराया बचे और अपने लिए प्राउडली बोल पाए कि मैं आई एम ए ऑनर ऑफ ए प्रॉपर्टी। सर अगला सवाल यह है कि स्टूडियो अपार्टमेंट्स के लिए बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से होम लोन लेना कितना आसान या कठिन होता है? अगर कोई स्टूडियो अपार्टमेंट ले रहा है तो उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? देखिए अगर आप एक रेसिडेंशियल सोसाइटी के अंदर लेते हो स्टूडियो अपार्टमेंट तो वहां कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में स्टूडियो अपार्टमेंट परचेज करने जा रहे हो, क्या आईटी स्पेस में प्रॉपर्टी कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट लेने जा रहे हो, तो वहां पर आपको हाउसिंग फाइनेंस या कोई दूसरा बैंक आपको लोन देने में दिक्कत कर सकता है, बिकॉज कमर्शियल के ऊपर बैंक्स हमेशा इग्नोर करते हैं, रेसिडेंशियल सोसाइटी में लोन दे देते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो डेवलपर रेप्यूटेड है, अगर डेवलपर का नाम अच्छा है, तो कई बार कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट में भी लोन मिलना मुश्किल नहीं होता, आसान होती है। डिपेंड करता कहां ले रहे हो आप, डिपेंड करता कि अगर आप कहाँ पर ले रहे हैं तो उसके ऊपर ही सारी चीज़ें होती हैं, और लोन लेना थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा आसान भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस। सर अब यहाँ पर जरा कॉलर्स के भी कुछ सवाल हमारे पास आ गए हैं दोबारा, तो जरा उनके सवाल भी हम लोग यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। तो गुरुग्राम से कपिल मालीवाल हैं, सर ये कह रहे हैं कि क्या स्टूडियो अपार्टमेंट सिर्फ ऑफिस एरिया के नज़दीक लेना ही सही है या कहीं और लेना चाहिए? जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ऑफिस एरिया के पास ही डिमांड रहेगा, बिकॉज इनको यूज करने वाले लोग जो होते हैं वो होते हैं बैचलर्स या प्रोफेशनल्स या स्टूडेंट्स। तो आपको ऑफिस के आसपास या यूनिवर्सिटी के आसपास या हॉस्पिटल के पास, अगर जहां पर भी लोग हैं आप इन गतिविधियों में, तो वहां पर आपको रेंटल यार्ड आएगा। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल एक ऑफिस स्पेस जहां पर है ही नहीं और 25 किलोमीटर आगे ले लिया जंगलों में, तो ऑब्वियसली बात है स्टूडियो अपार्टमेंट डिमांड नहीं रहेगी। बिल्कुल, अगर दूर लेंगे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं लेने का स्टूडियो अपार्टमेंट का। सर अगला सवाल हैदराबाद के करण चौबे हैं, ये कह रहे हैं कि क्या इन अपार्टमेंट्स पर होम लोन आसानी से मिल सकता है? हालांकि इसका आपने जवाब दिया, लेकिन कॉलर का भी सवाल दोबारा इस पर आया है, तो सर एक टिप्पणी छोटी सी यहाँ पर कर दीजिए आप। देखिए मैंने आपको ये बोलूंगा, अगर ब्रांडेड डेवलपर का ले रहे हो, अगर लैंड यूज का रेसिडेंशियल है तो लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, 90% लोन तक आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाता है। लेकिन अगर आपने कमर्शियल लैंड यूज पर या आईटी लैंड यूज पर लैंड लेते हो, प्रॉपर्टी लेते हो, उस पर भी मिलता है, लेकिन एनबीएफसी उस पर लोन करेगी आपको, और थोड़ा चांसेस 50-50 चांसेस होते हैं लोन मिलने के। तो मैं ये करूंगा कि आप अपना लैंड यूज चेक कीजिएगा किस लैंड यूज पर प्रॉपर्टी पड़ती है, लैंड यूज चेक करिए, उसके बाद फिर आप प्रॉपर्टी पे आप एक तरह से जो लोन है वो ले सकते हैं।
सर, पुणे से सीमा प्रधान कह रही हैं कि क्या स्टूडियो फ्लैट स्टूडेंट के लिए रेंटल में ज्यादा डिमांड है? देखिए, स्टूडेंट की डिमांड वहीं पर होगी जहां यूनिवर्सिटीज है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करें, किसी भी शहर में आपको बड़ी यूनिवर्सिटीज मिलेगी, चाहे वो दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटीज की कॉलेजेस हो। तो ऑब्वियसली बात है, जहां कॉलेजेस के आसपास जहां स्टूडेंट कम से कम 20,000, 15,000 या 10,000, क्या मैं बात करूं 1,000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं, वहां ऑब्वियसली बात है स्टूडियो अपार्टमेंट की डिमांड रहेगी। लेकिन हाँ, सप्लाई भी देखना होगा हमें। जैसे दिल्ली के लक्ष्मी नगर में जाओ तो वहां पर हर एक घर में पीजी बना हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है, जब हर घर में पीजी होगा तो डिमांड के है, लेकिन सप्लाई भी होनी चाहिए उतनी, और साथ साथ लोगों की डिमांड भी होनी चाहिए, स्टूडेंट भी होने चाहिए उतने। बिल्कुल सर, पीजीज की ओर से कन्वर्ट होकर मेरे ख्याल से अब जो स्टूडेंट्स भी हैं वो स्टूडियो अपार्टमेंट की ओर ही जा रहे हैं, जहाँ तक मुझे थोड़ा सा आइडिया लग रहा है इस बात से भी। आप बिल्कुल सही करो। इसलिए आज की डेट में जितने भी लोग घरों के अंदर आप देखोगे, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गुरुग्राम के अंदर, तो लोगों ने पीजी की जगह होटल उसको स्टूडियो बना लिया अपने घरों के ऊपर। जी। एक एक कमरे देते, किराए पर दे देते हैं। लेकिन हाँ, आजकल आपको पता है कि लाइफस्टाइल ट्रेंड चेंज हो चुका है, उनको प्राइवेसी चाहिए और फ्रीडम चाहिए। इसलिए वजह से वो कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट प्रेफर करते हैं जहां रोक टोक ना हो। बिकॉज अगर आपने घरों के ऊपर लिया 1 BHK 2 BHK का स्टूडियो अपार्टमेंट लिया, तो ऑब्वियसली बात है रोक टोक ज्यादा होगा, क्योंकि ऑनर हमेशा रोक करते हैं। इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि ऐसी बिल्डिंग ले जहां सिर्फ स्टूडियो अपार्टमेंट हो खाली। बिल्कुल, प्रेफरेबली जो देखा जाता है वो स्टूडियो अपार्टमेंट की ओर ही उनका रुख रहता है। सर, अगला सवाल यह है कि सर, लॉन्ग टर्म में कैपिटल ग्रोथ की संभावना कितनी है स्टूडियो अपार्टमेंट में, और क्या स्टूडियो अपार्टमेंट सिर्फ टेम्परेरी निवेश के लिए बेहतर है या लंबे समय भी इसमें प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है? देखिए, लंबे समय पर डिपेंड करता है। अगर आपका निवेश आपको दो चीजों कारण से होता है, एक निवेश होता है शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। जैसे आपने कहा लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा, तो मैं कहूंगा लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। बिकॉज आपको 10 साल 15 साल इन्वेस्टमेंट अगर करते हो तो किराया आप उतना तो किराया लोगे। और मेरे ख्याल से जो इंसान को किराया ऑलरेडी मिल रहा हो 7 से 8% का, अगर उसको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ना हो तो कभी बेचेगा ही नहीं प्रॉपर्टी वो। बिकॉज उसको उतना रेंटल यार्ड रेसिडेंशियल कभी दे ही नहीं सकता उसको। सेकेंड चीज, कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर वो लेता है, दुकानें, शॉप, ऑफिस स्पेस लेता है, तो वहां पर भी डिमांड की गारंटी नहीं, डिमांड रहेगी नहीं रहेगी। लेकिन स्टूडियो अपार्टमेंट अगर है, एक तो कमर्शियल भी बन सकता है प्लस वो रेसिडेंशियल भी बन सकता है आपका। आप उपयोग किसी भी यूज में कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट रेंटल ज्यादा होगा, तो बाय डिफॉल्ट कैपिटल एप्रिसिएशन ज्यादा मिलेगी, लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी कैपिटल एप्रिसिएशन यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिख सकता है अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट जो है वो लेते हैं, उस पर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो। सर, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि सर, आने वाले 10 सालों में स्टूडियो अपार्टमेंट का भविष्य आप कैसे देखते हैं? क्या 10 सालों में स्टूडियो अपार्टमेंट जो है भारतीय रियल एस्टेट का भविष्य बदल सकते हैं, और क्या ये अफोर्डेबल हाउसिंग का ऑप्शन बनकर उभर सकते हैं? देखिए, मैं आपको ये कहूंगा कि आज की डेट में अफोर्डेबल हाउसिंग का ऑलरेडी बन चुका है। 2 साल 3 साल में जैसे कहा कि प्रॉपर्टी प्राइसेस 2 और 3 BHK का इतनी इंक्रीज हो चुकी है कि लोगों को अफोर्डेबिलिटी में नहीं आ रही है। आज की डेट में अगर मुझे घर लेना है या निवेश करना है, कुछ भी करना है, तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। और स्टूडियो अपार्टमेंट ऐसी चीज है जो आपको कम से कम एटलीस्ट आप इन्वेस्टमेंट, जो फर्स्ट टाइम होम बायर हो, क्या फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बायर हो, फर्स्ट टाइम जो प्रॉपर्टी निवेश कर रहे हो, उनके लिए काफी आसान है। बिकॉज प्राइसेस इफेक्टिव है। जैसे आपने कहा ऑलरेडी आपकी रिपोर्ट के अंदर 10,000 से लेकर 20,000 फुट के रेट पे प्रॉपर्टी मिल जाती है आपको स्टूडियो अपार्टमेंट। उदाहरण के तौर पर बात करता हूं, जैसे मैंने कहा था 400 फुट से लेकर 500 फुट की मिनिमम रेंजेस से स्टार्टिंग होती है। तो लगभग आपको 50 लाख से लेकर 60 लाख के अंदर प्रॉपर्टी स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाती है। वहीं 2-3 BHK अपार्टमेंट आपको 2 करोड़ से नीचे भी बड़े शहरों के अंदर, मैं अगेन समझा रहा हूं, बड़े शहर का मतलब प्राइम लोकेशन, सेंट्रल लोकेशन की बात कर रहा हूं, जहां पर आपको ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो आप, और ये आपके लिए बेहतर निवेश है। और सेकंड चीज, अगर मैं बात करूं, स्टूडियो अपार्टमेंट काफी लाइफस्टाइल जो हमारी बदल गई है आज की डेट में। आज के डेट में हर एक यूथ, आपको पता, सोशल लाइफ बहुत बढ़ चुकी है, प्लस उनको प्राइवेसी चाहिए। सेकंड चीज, उनको ऐसी चाहिए रोक टोक ना मिले उनको किसी चीज का। तो स्टूडियो अपार्टमेंट की डिमांड और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। स्टूडियो अपार्टमेंट की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी, ऐसा कहना है मोहित जी का। सर, एक आखिरी राय मैं चाहूँगा कि जो पहली बार स्टूडियो अपार्टमेंट जो खरीदना चाह रहा है उसके लिए 4 ऐसी बातें जो उसको कंसिडर करनी चाहिए जब वो प्रॉपर्टी लेने के लिए जाए, वो भी स्टूडियो अपार्टमेंट की। सर, पहली चीज उसको इंपॉर्टेंट है लोकेशन आइडेंटिफाई करना, और उसको आइडेंटिफाई करनी चाहिए वैसी लोकेशन जो डेवलपिंग हो। अगर उसने डेवलप लोकेशन पर लिया तो बाय डिफॉल्ट वो ओवर प्राइस से माल लेगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें गुरुग्राम क्या मुंबई की बात करें, साउथ बॉम्बे की बात करें, जहां ऑलरेडी प्राइसेस
ऑलरेडी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, ओवर प्राइसेस प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर उसने ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया जो डेवलपिंग स्टेज पर हो, जहां पर निवेश गवर्नमेंट ने काफी बड़ा निवेश किया हो, एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं अगर आपको आज की डेट में, तो बैंगलोर है, नॉर्थ बैंगलोर है आपका, सेम आपका हैदराबाद के अंदर है आपका जो फ्यूचर सिटी है आपका। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपका यमुना एक्सप्रेसवे है, जहां पर काफी ज्यादा निवेश हो रहा है। तो ऐसे डेवलपिंग जगह में आपको एक तो निवेश कम रेटों में मिलता है, प्रॉपर्टी के प्राइसेस कम होते हैं अभी, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और लोकेशन काफी अच्छी है वो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होगी कि कौन से डेवलपर की प्रॉपर्टी ले रहे हो। ये लोग आज की डेट में इंडिया के अंदर स्पेशली प्रॉपर्टी खरीदे या कपड़े खरीदे या सब्जी खरीदे, उनको लगता है प्रॉपर्टी भी प्राइसेस सस्ती होनी चाहिए और प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। तो मैं आपको ये बताऊंगा, आप इन्वेस्टमेंट मत करो, लेकिन चीज लो तो अच्छे ब्रांडेड डेवलपर की लो। उसके फायदा क्या होते हैं, आपको धोखाधड़ी कम मिलेगी। आपको देखिए, रियल एस्टेट में जितने भी कानून बन जाए, आप जिसको गलत करना वो गलत करेगा ही। और आप एक प्रॉपर्टी की निवेश कर रहे हो 30 लाख 50 लाख 60 लाख, मेरे ख्याल से उसके छोटे मोटे रकम नहीं होती है। 20 साल की वो ईएमआई देता है या उसकी जमा पूंजी पैसा लगा रहा है। तो एक ब्रांडेड डेवलपर का लो जिसका रेपुटेशन अच्छी हो, जिसने डिलीवरी कर लिया हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है रेरा अप्रूव्ड होनी चाहिए। विदाउट रेरा तो जाना ही नहीं चाहिए आज की डेट में किसी भी इंसान को। चौथी चीज, उसके पास हर एक अप्रूवल, अगर रेरा है अप्रूवल होते, लेकिन उसके अलावा भी आपको अपने किसी कंसल्टेंट्स या किसी अच्छे एडवाइजर के द्वारा ही निवेश करना चाहिए, ताकि वो आपको अच्छा एडवाइस कर पाए कि भैया ये प्रॉपर्टी में क्या प्रॉस एंड कॉन्स है। क्योंकि देखिए, हर प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉस एंड कॉन्स तो होता ही है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका रेट क्या है। आप कभी भी बिल्डर के इस धोखेधड़ी में मत आइए कि भैया मेरे प्राइस ये है, इतना रेंटल आएगा। भविष्य कोई नहीं जानता सर, भविष्य में क्या होगा। आपको अपने सूझबूझ और अपने एडवाइजर, अपने कंसल्टेंट की राय पर ही प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए, ताकि आप बता पाए। और हाँ, अपना खुद की रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज गूगल में जाइए, रिसर्च खुद कीजिए। AI का जमाना है, आधी इंफॉर्मेशन तो वो दे देती है आपको, प्लस हाँ, ह्यूमन सजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अपनी रिसर्च करना चाहिए कि कहां पर निवेश कर रहे हो, किस रेट पर निवेश कर रहे हो आप। बिल्कुल, तो ये सारी बातें हैं। अगर आप पहली बार स्टूडियो अपार्टमेंट लेने की सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो इन सब बातों का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी की जगह ज़रूर देखें, उसके रेट ज़रूर देखें, रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए, ये सब चीज़ें ज़रूर देखें। उसके बाद ही रेंटल प्रॉपर्टी के लिए एक तरह से आप स्टूडियो अपार्टमेंट का रुख कर सकते हैं। सर, एक सवाल ये भी पूछूंगा, दिल्ली NCR में तो कई सारे शहर हैं, नोएडा है, गुड़गांव है, दिल्ली हो गया, उसके बाद गाज़ियाबाद, लेकिन वो फरीदाबाद जो है, 2 शहर ऐसे हैं जहाँ पर रैंकिंग आती ही नहीं है। अगर स्टूडियो अपार्टमेंट की बात करें, वहाँ पर भी कुछ स्कोप है कि नहीं है? देखिए, गाजियाबाद और फरीदाबाद और सोनीपत कुंडली की बात करें, वो इंडस्ट्रियल एरिया है। जब तक IT कॉर्पोरेट्स नहीं आएंगे, स्टूडियो की डिमांड नहीं बढ़ेगी। हाँ, ऐसी बात नहीं है स्टूडियो की डिमांड नहीं है, आप बोलोगे गलत बात है। वहां पर भी कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, लेकिन वो दिक्कत वहां पर ये है कि वहां जॉब्स नहीं है। स्टूडियो अपार्टमेंट की जॉब की डिमांड जो होगी, जब तक जॉब नहीं होगी उस एरिया पे, आपकी स्टूडियो की डिमांड नहीं होगी। आपको रेंटल ज्यादा नहीं मिलेगा। आपको जब रेंटल ज्यादा नहीं मिलेगा तो कोई इंसान निवेश क्यों करेगा उसके ऊपर, जब मुझे पता है वहां पर मेरे को डिमांड ही नहीं है। सप्लाई भरे डेवलपर लॉन्च कर दे, रेंटल तो नहीं मिलने वाला ना। बिल्कुल सही बात है, वहाँ पर भले ही लॉन्च हो जाए, लेकिन अभी रेंटल नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी डेवलपिंग स्टेज पे हैं वो, और वहाँ पर अभी इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे कि सर ने बिल्कुल सही बताया। और ऐसे कई सारे जगह होती हैं, मेट्रो शहरों को छोड़ दें और Tier 2 पे अगर जाएंगे, तो जैसे कि सर ने शुरुआत में ही बताया था इसके बारे में कि वहाँ पर अभी डेवलपिंग स्टेज पे सारी चीज़ें चल रही हैं। रेंटल इनकम मिल सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी जितनी कि Tier 1 शहरों में आप स्टूडियो अपार्टमेंट लेते हैं, तो वहाँ से जो इनकम जनरेट हो सकती है, जितनी तेज़ी से जनरेट हो सकती है और जितने बड़े स्केल पे जनरेट हो सकती है, वो मिल सकती है। मोहित सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे ख्याल से स्टूडियो अपार्टमेंट को लेकर काफ़ी कुछ क्लैरिटी हमारे लोगों को मिल गई होगी। हमारे जो दर्शक हैं वो इस पर काफ़ी क्लैरिटी के साथ अब अपना कोई जो फैसला होगा वो ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, धन्यवाद आपका। तो आज के प्रॉपर्टी जंक्शन में हमने जाना कि स्टूडियो अपार्टमेंट क्यों शहरी भारत का नया रियल एस्टेट ट्रेंड बनता जा रहा है। निवेशकों के लिए छोटे घर बड़े फायदे ला सकते हैं, बशर्ते सही लोकेशन और सही प्रोजेक्ट चुना जाए। तो आज के इस खास शो में बस इतना ही। बाकी अपना प्यार जो है वो बरसाते रहिए, अपने कमेंट्स हमें देते रहिए। कुछ और तब्दीलियां करनी हो वो भी आप हमें बता सकते हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए अमर उजाला द बोनस।